धारा 4 के बारे में दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप सभी लोगों से धारा 4 पर चर्चा होना चाहिए और ये चर्चा क्यों होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है आप सभी के लिए कि अभी पिछले संडे को हमारी बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि धारा 4 पर लोगों को सिखाया जाए। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है धारा 4? आपको तो आवेदन लगाना आगे, कई बार जो मुझे लोग फोन करते हैं, मुझे बताते हैं, बोलते हैं हमने इतने 1000 आवेदन लगा दिया, 500 लगा दिया, 200 लगा दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं सुनता हूं लोगों को, अच्छी बात है आप इस विषय पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दो बातें हमेशा सोचता हूं कि क्या आपने इस कानून को औरों को सिखाया? आपने अपने जीवन काल में, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब से आप इस कानून को जानते हैं, आपने कितने लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया इस कानून को, जिनको अब आपकी जरूरत नहीं पड़ती? यह महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? आज अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं अकेला पूछ रहा हूं। जरूरत है कि देश के हर तबके, हर एरिए, हर वर्ग से, हर समुदाय से, गांव के हर कोने से लोग अपने अपने अधिकारों के प्रति सवाल पूछे, अपने काम करवाएं। तो मैं आपको ये भाषण नहीं दे रहा, ये जो मेरे हृदय में जो बातें हैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग इससे जुड़े और इस उद्देश्य के साथ हम काम करें कि नहीं, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो धारा 4 के बारे में मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शेयर करना। धारा 4, यदि आप लोग सीखने बैठे हैं, आज की बैठक सीखने वाली बैठक है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आप सुनते हो कि आप कॉपी, कलम, पेन जो भी आपके पास है आप ले लीजिए, क्योंकि आज जो ये बैठक है, यदि आज आप इसको लिखने से, समझने से चूक गए तो शायद दोबारा आप इस तक चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे। आप मैंने धारा 4 पर इतनी व्यापक बैठक आज तक कभी नहीं की, आज कर रहा हूं। उद्देश्य यही है कि जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, आप में से हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो भारत के, इस धारा को जाने और इसका इस्तेमाल करें, इसको अपने जिले में लागू कराएं। तो आइए मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए आपके स्क्रीन पर अभी आएगा, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। मुझे बताइए कि आप देख पा रहे हैं? जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखिए यहां लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि धारा 4 जो है, इससे हर वो अधिकारी बंधा हुआ है, उसकी बाध्यताएं हैं। जब बाध्यताएं का आता जो शब्द है, इसका मतलब यह है कि वो बाध्य है ये करने के लिए, उनको इस विषय में बांध के रखा गया है, वो इससे भाग नहीं सकते, उनको ये करना ही करना है। तो ये बाध्यताएं हैं। हमारे देश का सबसे बेहतरीन कानून है ये। आज जरूरत है कि हम इस पर फोकस करें। तो धारा 4 का जो एक है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इसको एक, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये धारा 4 का 1 क, ये वाला हिस्सा कोई इसको थोड़ा पढ़ दे। मैं पढ़ूं सर? हाँ प्लीज पढ़िए। अपने प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणी का बद्ध ऐसी रीति के रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंधित है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, धारा 4 का जो 1 का क हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर स्पष्ट रूप से एक तरह का आदेश समझिए को, कि जो भी जन सूचना अधिकारी है, चाहे आप किसी भी विभाग को आटे लगा देते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी का हो, डीसी इसको बोलते हैं बहुत जगह पर लोग, या प्रखंड अधिकारी हो, बीडीओ है, किसी भी स्तर का अधिकारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय ही क्यों ना हो, टॉप से लेके बॉटम तक, प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक, सरपंच तक, और डीएम से लेके जो वो अंतिम व्यक्ति है जो
नौकरी कर रहा है सचिव तक, उन सबको ये फॉलो करना है। तो यहां पर क्या बिंदुवर है कि सबसे पहले कि समय समय पर जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम वो चला रहे हैं अपने जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, समय समय पर उसको सूचीबद्ध करें, है ना, उसको तैयार करें, उसको लिखें, उसका डेटा तैयार करें और उस पर अनुक्रमांक मतलब क्रम अनुसार उसको ऐसे रखें कि लोगों को समझ में आ जाए जब आप जाएं तो, ठीक है। उसी तरह से इसको इतना सरल बना दें, ऐसे कठिन भाषा में नहीं, कठिन तरीके से नहीं, उसको इतना सरल बना दें और उसको ऐसा कर देंगे, उस तमाम जो अभिलेख है, लेखा जोखा जो है, उसको ऐसा बनाएं कि वो कंप्यूटर कृत हो सके, यानी सॉफ्ट कॉपी में, आज के जमाने में कहूं तो डिजिटल तरीके से उसको बना दें और उसको उन तमाम माध्यम से, चाहे वेबसाइट हो, जो भी अन्य माध्यम है, उसको वहां पर डालें उन तमाम नेटवर्क पर, जिससे कि वो आम लोगों के लिए सुकर यानी सरलता से उपलब्ध हो सके, सरल हो सके। ये सबसे पहला इसके अंदर आदेश है। क्या आज अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं? आपको ये बताना होगा उनको, ठीक है। कितने ऐसे जिले हैं जहां पर उनके द्वारा की जा रहे तमाम जो काम है वो क्रम अनुसार नोट होते हैं। इसका मतलब क्या है सूची तैयार करना, क्रमनिका का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज आप उठे और आपने अपने दिन का पूरा प्लान तैयार किया कि आज हम इनसे मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, आज मिलने के बाद हम इनसे ये काम किया, दूसरे पर हम ये काम करेंगे, तीसरा हम ये इनसे मिलेंगे, फलाना काम करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, फलाना ठिकाना, जो भी हमें उस सब की सूची तैयार करना, उन तमाम चीजों को तैयार करना जो हम कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं, उन सबको लेखाबद्ध करना। ये नहीं कि आप हवा में खाली मुंह में आप कुछ भी कर रहे हो। ध्यान रखें, सरकारी व्यवस्था में कोई चीज मुंह से नहीं होता, सब कुछ राइटिंग में होता है। अब इसके बाद जो बातें लिखी हैं, मतलब इस अधिनियमन के 120 दिन के भीतर, यानी 120 दिन, जिस दिन से ये कानून सूचना का अधिकार लागू हुआ, उसके 120 दिन के अंदर ये धारा 4 की तमाम बातें प्रत्येक विभाग में लागू होती हैं। लेकिन क्या और सभी जगह पर लागू है ये? अगर हम इक्का दुक्का जगह पे छोड़ दें, देश के कुछ हिस्सों में जहां कुछ आटे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो क्या ये लागू हुआ है? 120 दिन के अंदर ये करना था, करना है। अगर नहीं भी किया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 120 दिन के अंदर। आप किसी विभाग में जाइए, उनसे पूछिए क्या ये तमाम जो 17 बिंदु जो भी हम लोग सीखेंगे, सूचना का अधिकार के अधिनियम की धारा 4 की 17 बिंदु 41B, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 41B, जो 17 बिंदु है, ये 17 बिंदु भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विभाग में, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो जिले पर स्थित तमाम विभाग हो, अधिकारी के दफ्तर हो, उन सभी जगहों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने के 120 दिन का समय सीमा यहां पर तय किया गया था। ये लागू होना है, आप इसके लिए बाध्य हैं, अभी आपको करना है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या आज इतने साल, 16 साल से ज्यादा होने जा रहा है हम लोगों को, क्या इतने साल होने के बाद 2005 के बाद से क्या ये सूचना का अधिकार का धारा 41B 17 बिंदु है, क्या भारत के सभी कार्यालयों में, सभी मंत्रालयों में ये 17 बिंदु का पालन हो रहा है? सवाल है ये मेरे और आपके लिए, सवाल है उन सब लोगों के लिए जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसको काम करके बहुतों का भला कर दिया। सवाल है कि क्या इस अधिनियम को और ताकतवर बनाने के लिए हम इन 17 बिंदुओं को लागू न कराएं? आपको मालूम करना चाहिए, 8 इलाकों से पूछना चाहिए हर विभाग में कि क्या आपके विभाग में धारा 4(1) ख का जो पालन, जो 17 बिंदु है, क्या उसका पालन आप कर रहे हैं? मुझे बताइए, मुझे निरीक्षण करना है उसका।
मैं चाहता हूं देखना कि जो 4(1)B के जो 17 बिंदु है जिसके लिए आप बाध्य हैं, क्या आप उसका पालन कर रहे हैं, ये चेक करना है मुझे। इस तरह का आवेदन आपको बना के हर विभाग में लगाना होगा। जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी भी 120 दिन की जो बात है वो अभी भी उनके लिए सपना है या उसको जानते ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो 4(1)B 4(1) ख, ये हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते रहिएगा। और यहां हम एक से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य और कर्तव्य। बस, तो सबसे पहले अगर कोई विभाग है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग है, जिला अधिकारी का कार्यालय है, कोई भी कार्यालय हो, चाहे पंचायत का है, कोई भी कार्यालय हो, तो आपकी विशिष्टियां क्या है, क्या विशेषता आपके विभाग की है, क्या करता है आपका विभाग और आपका कर्तव्य क्या है। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप मुझसे पूछे तो क्या करता हूं मैं आपको आपके अधिकार सिखाता हूं और मेरा कर्तव्य समझता हूं कि मैं देश का नागरिक हूं। और कैसे करता हूं मैं आपके ऑनलाइन सिखाता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, लोगों को ट्रेनिंग करता हूं। उसी तरह से हर विभाग की विशेषता, भाई जिस विभाग को बनाया गया है उसको क्यों बनाया गया, उसकी विशेषता बताइए हमको। आपके विभाग का कर्तव्य क्या है वो बताइए हमको। आप कैसे काम करते हैं, आप अपने काम का तरीका बताइए हमको। आप इससे संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनके पास, हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही सर। हाँ, दूसरा पढ़िए, बिंदु नंबर 2, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। बस, कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। यदि अधिकारी है, या लिखा है अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। आपने सुना होगा अक्सर अधिकारी जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। भाई कौन सी शक्ति उनके पास है? तुम हनुमान जी हो क्या? हाँ, ये भगवान है आप? आपके पास कितनी शक्तियां हैं? शासन प्रशासन से, सरकार में जो नियम के अनुसार आपके पास क्या क्या आपके पास जो है ताकत दिया गया है, और आपका साथ साथ आपकी पावर ताकत के साथ साथ आपका कर्तव्य जिम्मेदारी क्या है, वो ये दो बातें आपको बताना होगा। हाँ, आप किसी कार्यालय में जाइए और ये 4(1)B का पॉइंट नंबर 2 उनसे पूछे, भैया आपका जो आपके पास जो पावर है क्या है, आपके पास आपकी शक्ति बताइए। जिस पद पे आप हैं उस पद की शक्ति क्या है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं आप बताइए हमको आप। और साथ साथ जिम्मेदारी क्या है आपकी। अगर आप ये जान जाएंगे कि किस विभाग के पास, किस अधिकारी के पास क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी शक्ति, क्या उसका जिम्मेदारी, क्या उसका कर्तव्य है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर ये आम लोगों को मालूम पड़ जाए कि फलाना व्यक्ति के पास ये ताकत है, ये पावर है, तो सीधा वहां पहुंच जाएगा अपना काम कराने के लिए, हाँ है ना? आपको पता है कि मेरे ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया तो पुलिस नहीं सुनेगी, डीएम साहब नहीं सुनेंगे, आप कहां जाते हैं? कोर्ट के पास। क्यों? आपको पता है वहां उनके पास ताकत है, वो सुनेंगे आपको, हाँ है ना? हमको पता है कि कोई बैठा हुआ है जो इन पर अंकुश लगाएगा, उसके पास इतनी ताकत है। तीसरा बिंदु पढ़िए। विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। जी, आप कैसे इस काम को कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन आप कैसे कर रहे हैं, इसका पालन कैसे करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं पूरा मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं आप, वो तमाम जो उत्तरदायित्व आपको दिए गए हैं इसका पालन कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं, आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट बना के अपने विभाग में रखना होगा। तो चौथा बिंदु है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड। अब इसमें मैं एक सवाल मेरे मन में है, इतने ईमानदार अधिकारी हैं कि वो
अपने अपने खुद के कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोई मापदंड बनाते हैं क्या? नहीं है सर, कुछ भी कोई नहीं मानता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नहीं मानता है। आपका जो कर्तव्य है, जिस पद पे आप बैठे हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर रहे हैं और आपने उसके लिए क्या मापदंड बनाया है, बताइए। ये बताना होगा आपको। जो तनख्वाह आपको मिल रहा है, आपको हराम और पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो जनता के, गरीब से गरीब आदमी के दिए हुए टैक्स का पैसा है। तो आपको बताना होगा कि जो दिशा निर्देश आपके पद पे रहते हुए आपको दिया जाता है, आपका जो अधिकार है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको पालन करने हेतु आपने स्वयं क्या मापदंड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपना मापदंड बनाते नहीं, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे मैं ऑफिस में बैठूंगा, इतने बजे मैं फलाना काम करूंगा। क्या मापदंड बनाया आपने? बहुत जबरदस्त है साथियों। धारा 4 जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है। आपको सुन के मजा आ रहा होगा, अब मुझे बताने में मजा आ रहा है आपको, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने सबने मिलकर लागू करा लिया तो आप मानिए बहुत सारी जानकारी आपको लेने की, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है, ये पढ़िए। अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारी द्वारा अपने कृत्य के प्रयोग किए गए नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए मैं अधिकारी हूं, तो यहां ये लिखा हुआ कि अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। यदि आप एक अधिकारी हैं तो आपके अधीन जो भी कर्मचारी, अधिकारी और अधीनस्थ हैं आपके, उनके जो काम हैं, जो काम वो कर रहे हैं, इसका निर्वहन उनको करना ही करना है। उसके करने हेतु आपने क्या नियम, विनियम, दिशा निर्देश, गाइडलाइन, ऐसा कोई लेखा जोखा तैयार किया आपने कुछ, जिससे कि वो उनको बताए भाई आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, आपको फलाना काम करना है, इसके लिए ये दिशा निर्देश है, आपको ऐसे इस काम को करना होगा, उसकी रिपोर्टिंग ऐसे होगी, आपको इनको ये बताना पड़ेगा, आपको फलाना काम ऐसे करना है और करके हमको रिपोर्ट देना होगा, इसका पूरा अभिलेख, ये सब करना होगा। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। आप ढूंढो, YouTube पे जाओ, देखो क्या इतना डिटेल वीडियो को नहीं मिलता है। लोग इतना जहमत लेते ही नहीं है कि इसको बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए डिटेल में। और अगर जिस दिन ये लागू हो गया दोस्तों, हम लोग की लड़ाई समझ लो आधी हम अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट, ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का वर्णन, विवरण। हाँ, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट, आरटीआई में आप सुनते तो हो ना, मेरे वीडियो भी है, डॉक्यूमेंट का निरीक्षण, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। तो जितने भी दस्तावेज हैं वो किसके नियंत्रण में होंगे? जो डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, कौन उसका लेखा जोखा रखेगा, कौन रखेगा, और उसका वर्गीकरण, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये अकाउंट का फाइल है ना, इसमें जो है खर्चे का अलग है, आने का पैसे का अलग हिसाब किताब है, घर का हिसाब अलग है, तो उसका कैसे आपने बांटा है, उसका हिसाब आप कैसे रख रहे हैं, वो भी आपको राइटिंग में रखना होगा। आप देखिए हर जिले में एक ट्रेजरी है कि नहीं है? ट्रेजरी है ना, सुमन जी? तो ट्रेजरी में तमाम जो सैलरी लोगों को मिलती है, लेखा जोखा अकाउंट का होता है नहीं होता है, वहां उसकी व्यवस्था है। तो उसी तरह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस के हैं, आपके दफ्तर के डॉक्यूमेंट है, उसका आप किस तरीके से लेखा जोखा रख रहे हैं और किसके
अधीन है वो, और आपने किसको इसको देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। कोषागार होता है, आपने देखा होगा, लाइब्रेरी होता है, रिकॉर्ड रूम होता है, सुना आप लोगों ने सब चीजों को। तो उसको रखते हुए तुम्हारी नियुक्ति है कि तुम इन फाइलों की देखभाल करोगे। एक कोषागार बना दो, एक जो है एक कमरा बना दो जहां सारा रिकॉर्ड रखा रहेगा, सारी फाइलें रखी रहेंगी। उसकी जिम्मेदारी देते हैं किसी अधिकारी को, किसी को नियुक्त करते हैं। अब वो कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, उसकी उसका पूरा लेखा तैयार होता है, उसका विवरण आप पूछ सकते हैं इस बारे में। आप जैसे ईवीएम मशीन है, हर जिले में उसको रखते हैं लोग, चुनाव के बाद रखते हैं उसको। आप पूछ सकते हैं हमारे जिले में कितने ऐसे मशीन है जो रखते हैं, वो उसके लिए क्या नियम बनाया गया है। ऐसे तमाम बातें हैं जो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई विशिष्टियां, ऐसी कोई नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। आप देखिए इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझने में आपको उलझन हो रहा होगा इसको। आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ विभाग होते हैं जिले स्तर पर, उनकी एक समिति भी होती है। कभी ध्यान देना, उसमें लिखा होगा जिला स्वास्थ्य समिति। उसमें अधिकारी भी होंगे, विभाग के अधिकारी भी होंगे, उसमें डीएम भी होंगे, और एक दो समाज सेवी या समाज के लोग भी उसमें होते हैं। ठीक है। और जो भी योजना बनती है, जो नीति बनती है जिले के अंदर, उससे संबंधित, विभाग से संबंधित, उसकी जो संरचना होती है, समिति बनती है, उसमें वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं। ठीक है। आप उठाकर उसको कभी देखिएगा, ऐसी व्यवस्था बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई डिसीजन लिया वो कर लेंगे, नहीं, उसमें जनता को भी वो इन्वॉल्व करते हैं, उनकी राय शुमारी भी होती है, और उनमें से लोगों को चुनते जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए उसी का देखिए डिटेल देखिए नीचे दिया हुआ है, पढ़िए। ऐसे बोर्डों, पढ़िए सुमन जी इसको। ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यरत तक जनता की पहुंच होगी। विवरण हाँ समझ चुके होंगे आप लोग, बहुत सरल है ये। तो यदि कोई बोर्ड का गठन करना पड़ता है तो करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जिलों में बहुत सारे बोर्ड का गठन कर लेते हैं, जल बोर्ड, तमाम समितियां बन जाती हैं। उसमें 2-2 लोगों को बाहर से शामिल कर लेते हैं, जिनको लग सकता है देखा इसी के इनको रख लो। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड, समिति आपने सुना होगा। देखो जब पुलिस वाले होते हैं, हर जिले के अंदर हर थाने में एक पीस कमेटी होती है, शांति समिति होती नहीं होती है। जब जिले में कहीं कोई ऐसी बात होने की संभावना होती है तो सबसे पहले जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो उस समिति को बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, है कि नहीं है। उनको अपनी बात बताते हैं, उनसे समन्वय अपना स्थापित करते हैं। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। हाँ, आपके जो भी आपके अंदर में आपके अधीनस्थ हैं, आपके सहयोगी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए निर्देशिका यानी एक पुस्तिका टाइप का बनता है, जिसमें कि सब तमाम जो कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, पूरे महीने कैसे काम करेंगे, क्या क्या कोई जिम्मेदारी है, जो विभाग का जो टारगेट आता है योजनाओं का उसको कितना पूरा करना है, कब पूरा करना है, फंड रिलीज के बारे में, टारगेट बेसिस वर्क, तमाम वो निर्देशिका तैयार होता है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। और हर जिले में बड़े अधिकारी जो उसको है मंथली रूप से या वीकली रूप से उसकी रिपोर्टिंग भी करता है। आप देखा होगा अधिकारी बिजी है, मीटिंग में है, साहब क्या कर रहे हैं, साहब मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, तो चर्चा होता है। आप वो निर्देशिका मांग सकते हो, जैसे मान लिया आपने किसी विभाग में आरटीआई लगाया और वो आपको कहा साहब ये तो हमारा काम नहीं है, उनसे पूछो साहब आपके लिए, आपके विभाग के लिए जो आपके उच्च अधिकारी जिले में है
उनके द्वारा क्या निर्देशिका बनाया गया है आपको करने के लिए? पूछिए वो उनसे एक बार, डालिए RTI। नेक्स्ट। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत वृत्ति कर की प्रणाली में है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो। अब देखिए कई बार जब आप लोग किसी अधिकारी के तनख्वाह के बारे में पूछते तो क्या जवाब गोल मोल मिलता है ना? वो बोलते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ढूंढा ठिकाना ऐसा बोलते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि जो कर्मचारी अधिकारी उनका मासिक पारिश्रमिक क्या है, क्या दे रहे हैं उनको आप, ठीक है, वो तमाम जो व्यवस्था से संबंधित है किस तरीके का आपने बनाया हुआ है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देखिए ये बताने के लिए बाध्य हैं। इसका लेखा जोखा को रखना होगा। आप इसके बारे में ट्रेजरी से जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला पढ़िए। सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट। मतलब आप देखिए जितनी भी योजना से मैंने बताया था शुरू में, जितनी भी योजनाएं आती हैं आप उस योजना को कैसे जिले में जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कितना बजट आया, उसको कैसे आपने वितरण किया, कि क्या आपने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, क्या आपने तरीका अपनाया, क्या आपने संसाधन इस्तेमाल किया, उसकी तमाम रिपोर्ट, उसकी तमाम विशेषताएं जो आपने की हैं उसका कोई पुस्तिका, निर्देशिका, उपदेशिका जो आपने बनाया है, और आपने जो बजट बनाया अपने जिले का तमाम चीज़ों का वो कितना है, हर जिले में काम से संबंधित आता है पैसा, तो कितना हुआ, कितना बांटा, कितना बचा। आप देखते ना भाई बजट बच गया, बजट वापस हो गया या बजट खत्म हो गया, इसके बारे में भी ये इनको अपना हिसाब किताब इनको रखना है, ठीक है। आगे ये वाला सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, इसमें अब आवंटित बजट और ऐसे कार्यक्रमों में फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हो। अब मतलब ऐसे कार्यक्रम जिसका आप निष्पादन कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं या खर्च करने वाले हैं, है ना, तो उसको आप कैसे आवंटित कर रहे हैं। उनको ऐसी मान लीजिए कोई पैसा आता है बांटने के लिए, कोई राशि आती है किसी योजना के संबंध में, भाई इस योजना का जो राशि है वो ये है, इससे ये काम होना है। मान लीजिए शौचालय का योजना है, 12,000 रुपये आपको देना है, शौचालय बनना है, तो आप वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे लोगों को इसका जो है जो बेनिफिट है जो लेने वाले हैं वो किस तरीके से इसका बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, वो तमाम प्रक्रिया, वो तमाम बातों से संबंधित आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे हर विभाग में जब ऐसे काम होते हैं उसका फाइलें वगैरह बनता है। और पूछ सकते हैं भाई जिले में जो ये इतना पैसा बटा फलाने स्कीम का, जो इसके स्कीम का बटा वो किस तरीके से बांटा गया, उसके लिए आप द्वारा किस तरह के प्रणाली का या व्यवस्था का जो है बनाया गया या इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे आपने लोगों को उसको वितरण किया, क्या आपने लोगों को बुला के दिया, कैसे आपने डेटा उनका कलेक्ट किया, ठीक है, जो का अकाउंट में पैसा गया तो कैसे आपने अकाउंट उनका नंबर उनका लिया, तमाम चीज़ें आप जो डिटेल हैं उसका आप उनसे पूछ सकते हैं जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है। आपको बताऊं, देखिए प्रधानमंत्री आवास जो है ना, उसका पैसा लोगों के खाते में जाता है, डायरेक्ट जाता है, ठीक है। उसका लेखा जोखा BDO ऑफिस ले लेता है ना, जो उससे बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है डेटा पूरा वहाँ पर। लेकिन कई बार आप सुनते हैं कि प्रधान ने उसके खाते का पैसा ले लिया। अरे भाई सवाल ये है, जब पैसा मेरे खाते में आया तो प्रधान कैसे ले लेगा? प्रधान तो मेरे खाते में जाकर हमसे निकलवाएगा ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो सीधे लोग बेचारे हैं उनसे भी जाके पैसा निकलवा लेते हैं, वो उनको दे देते हैं। हमको लगता है कि ये पैसा प्रधान ने भिजवाया हमको, नहीं, ये पैसा सरकार द्वारा आपके खाते में डाला गया। लेकिन उनको बेवकूफ़ बना, वो इतने सक्षम नहीं है, इतना वो सोच नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं जब ये तो पैसा प्रधान ने ही भिजवाया है तो ये तो दे रहा ले रहा है, इसका हक है ये ऐसा भी चलता है बहुत जगह पर, ठीक है। आगे बढ़िए। इसमें है ना एक चीज और करते हैं, प्रधान होते हैं वो गांव वालों को ये बोलते हैं जिसका जो मकान आ गया कि तेरा मकान मैं बना देता हूँ और जो पैसा है वो मेरे को दे दे। बहुत तरीके, मैंने कहा ना, बहुत सारे चालाक लोग, दुष्ट लोग बहुत जगह पर हैं जो ऐसा हो रहा है। कल मैं एक मनरेगा का रिपोर्ट देख रहा था,
तो अपने एक मेरे मित्रों के पास बैठा होता, तो वहाँ पे जब मैंने उनको दिखाया तो बोले रीति तो इतने लोग हमारे गांव में काम करते हैं, मैं इनको जानता ही नहीं, हमारे गांव के है ही नहीं, और वो मनरेगा में लगातार काम करने उनका पैसा निकल रहा है, सोचिए आप। तो देख के चौंक गए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि विजय जी आप जो ये जो काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, कितने लोग इसको जानते हैं? कोई जानता ही नहीं कि यहाँ से रिपोर्ट निकल सकती है। अगर आपको ये मालूम पड़े साहब कि आपके घर में चोरी हो गया, तब आप फट से पहुंचते हो कहाँ, थाने, भाई रिपोर्ट लिख दो। लेकिन आपके पीछे आपके गांव का पैसा कोई चुट्टे बदमाश हरामी खा जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे मालूम करेंगे। इसीलिए जागरूकता के साथ साथ जानकार होना बहुत जरूरी है। मेरा जो मिशन है वो ये नहीं कि आप सिर्फ जागरूक हो जाए, नहीं, जानकार होइए। क्वालिफिकेशन में और एजुकेटेड में फर्क है। आप क्वालिफाइड है, आपके पास डिग्री होगा, लेकिन आप एजुकेटेड है मतलब आप सब कुछ जानते हैं, बहुत से बारे में जानकारी करते रहते हैं। मैं इसके बारे में जानता हूं बिकॉज आई एम एजुकेटेड, मुझे पता है ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड, मुझे मालूम है इसके बारे में जानकारी पूरी है। तो हम डिग्री होना बड़ा मानकता नहीं कि आप सब कुछ आप जानते ही होंगे। क्या इस विषय के आप जानते हो? यही है आपका रियल एजुकेशन है कि आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हो, मदद करने का तरीका क्या है। देखिए ये पूरा जो कानून जो भी लोग सीख रहे हैं, धारा 441B का जो पूरा हम देख रहे हैं, ये तमाम चीजों में अधिकारी बंधे हुए हैं, इनकी बाध्यताएं हैं। आगे पढ़िए। अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां। अब कोई मान लीजिए कोई कहीं छूट हो दे रहा है, सरकार आपके जिले में अधिकारी कुछ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, कुछ ऐसा, क्या अनुज्ञा पत्रों का समझते हैं मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे हिंदी में? आप देखते हैं कोई फॉर्म वगैरह निकलता है ना, फॉर्म वगैरह निकलता है। हाँ, अनुज्ञा पत्र मतलब सर आज्ञा पत्र होता है। हाँ हाँ, कोई फॉर्म निकलता है, कोई आदेश निकलता है, और किसी तरह का वो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे संबंधित तमाम जो डिटेल है, या कोई उन्होंने रियायत किसी को दिया, किसी योजना के तहत कोई उनको छूट दिया है। जैसे आप देखो बिजली विभाग में अक्सर छूट आता रहता है ना, महीने में, मतलब इस साल में 1-2 बार आता रहता है कि भाई ये चीज़ माफ फलाना ये, तो वो सब चीज़ों का डिटेल के बारे में है। नेक्स्ट। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। तो बहुत इजी है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरा भी दे सकते हैं वो, ठीक है, और उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। तो जो भी जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास होता है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित भी करें और उसको वेबसाइट पर डालें। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरा भी उनको बढ़ाना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो सके तो उसको डिजिटाइज किया जाए। नेक्स्ट। सूचना अभी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है। हाँ, यदि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं, मतलब एक ऐसा मतलब यहाँ कुछ अद्भुत लिखा हुआ है, मतलब इतना आप डॉक्यूमेंट जो इसमें बताया जा रहा है आप उसको इतना तैयार कर दो, हो सके तो कोई लाइब्रेरी खोल दो, पुस्तकालय खोल दो, जहां आम जनता जाकर वो तमाम जानकारी स्वयं जाके देख सके, और उसका घंटा समय भी आप तय कर दो, उसको RTI लगाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कितने ऐसे जिले हैं जहां ये खोला गया, ये सवाल है, जहां एक आम आदमी जाके उसको पता सब यहाँ इस कार्यालय में जाएंगे, यहाँ पर एक पुस्तकालय होगा जहाँ पर जिले के तमाम जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर वो डिटेल यहाँ हमको जाके फाइल्स में देख के मिल जाएगी। ऐसा है क्या? यही तो करना हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट। नाम, पदनाम और अन्य विशिष्ट। अब ये जो वाली बात है, अभी गोविंद जोनवाल ने RTI लगाया, उनका डाला मैंने वीडियो देखी, वीडियो लगातार चल रहा है, हिट हो रहा है वीडियो बहुत उनका। तो लोक सूचना पदाधिकारी जिले में कौन कौन हैं, उनका नाम, उनका पद नाम, उनकी विशिष्टियाँ, उनके ब्यौरे, है ना, उनकी विशेषता क्या है, किस पद पर हैं, क्या करते हैं वो, ये सब हर विभाग के बाहर एक दीवार पर कम से कम तो ये लिखा तो होना ही चाहिए।
ठीक है, लोग ढूंढते रहते हैं, मुझसे पूछते कौन है प्रथम अपील अधिकारी। तो हर विभाग के बाहर वह उसका जो सूचना अधिकारी है वो, उसका अपील अधिकारी कौन है वो, और उससे संबंधित और कौन कौन से जो उसके संबंधित विभाग हैं, संबंधित हैं, वहाँ कौन कौन पीआईओ है, वो सब का ब्यौरा वहाँ पर वॉल पे लिखा होना चाहिए। कम से कम ये तो वो आप लोग जरूर लगवाइए, अपने अपने जिले के अंदर लागू कराइए, ठीक है। और उसको जो भी अल्लाह पद दे रखे हो उसका विवरण भी कर। हाँ वही ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर सर, ऐसी अन्य सूचना जो विदित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष में अद्यतन करेगा। हाँ, इसको आप बताइए सुमन जी, क्या है ये? सर जो ये ऊपर के पॉइंट है, इनसे संबंधित कोई भी सूचना हो, इनसे अलग जो भी कोई सूचना हो जो विभाग के अंदर हो, उसको विभाग प्रकाशित करेगा और इसमें हर साल या प्रकाश डाला जाएगा कि क्या 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 उन्होंने किया है, अलग अलग प्रकाशनों के माध्यम से वर्णन किया है। जी, मतलब प्रत्येक वर्ष आप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ये दे रहे हैं इसके बारे में आपको प्रकाशन भी करना है, मीडिया में डालना है, हो सके तो उसका कोई सम्मेलन करके इसकी मीटिंग में लोगों को बताना है, ठीक है। और ये धारा 4 जो है सभी जगह लागू है, यहां तक कि आयोग में भी लागू है। मतलब लोगों को आरटीआई लगाना ना पड़े, कम से कम लगाना पड़े, इसलिए ये 17 बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। अब ज़रूरत है कि हम लोग आप लोगों से चर्चा करें, ठीक है। मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों के बिंदु भी अब लिए जाएं, ठीक है। आप सबको धन्यवाद, जय हिंद।